नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर की क्लासेस में। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लोग जो है मिल रहे हैं। खैर, आज का अपना टॉपिक है पदार्थ की प्रकृति एवं संरचना। विस्तार से इसको हम लोग कवर करेंगे। आपसे केवल रिक्वेस्ट है कि इसको आप अधिक से अधिक शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और बात, ये नोट्स जो है प्रदीप सर का नोट्स है, तो थोड़ा सा हमको अच्छा लगा, इसलिए सोचे कि आप लोगों के साथ भी इसको शेयर किया जाए। आप भी इसको ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नोट्स जो जिसमें जो फैक्ट दिए गए हैं वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा विस्तार से इसलिए पढ़ेंगे ताकि आजकल जो है स्टेटमेंट के रूप में क्वेश्चन आ रहा है, उस जगह फिर वो चीज़ें जो है कन्फ्यूजन होती है, वो वैसे सवाल नहीं बन पाते हैं, तो इसको अच्छे से देखेंगे। बात करेंगे पदार्थ की। तो पदार्थ के बारे में कहता है, पदार्थ को अपना भार होता है। पदार्थ जो है ये स्थान छेकता है, दबाव लगाता है, दाब लगाता है, अवरोध उत्पन्न करता है, इसमें जड़त्व का गुण होता है, और ऊर्जा के द्वारा अवस्था में परिवर्तन इसमें होता है। तो ये क्वालिटी वाले को हम लोग क्या कह सकते हैं? पदार्थ कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि हो सकता है आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछ ले कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, भार होता है, स्थान छेकता है, दाब लगाता है। एक ऑप्शन दे देगा कि ऊर्जा के द्वारा अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। तो ध्यान रखिएगा, पदार्थ में ऊर्जा के द्वारा अवस्था परिवर्तन होता है। कहता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। देखिए यहाँ से भी प्रश्न अपना बना है, उस कौन कौन सा प्रश्न बना है उसको भी देख लेंगे। पदार्थ की 3 अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड की बात करें तो इसमें निश्चित आकार और निश्चित आयतन, मतलब आकार और आयतन सॉलिड का दोनों ही निश्चित होता है। वहीं लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन निश्चित आयतन होता है। और गैस की अगर बात करें तो ना ही आकार ना ही आयतन, कुछ भी निश्चित नहीं होता। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ पर अपना बीपीएससी में क्वेश्चन बना है कि सॉलिड से लिक्विड हो जाए तो उसको गलनांक कहते हैं, ठीक है, मेल्टिंग। और लिक्विड से सॉलिड हो जाए तो उसको हिमांक कहते हैं, फ्रीजिंग। इसके बाद यदि लिक्विड से गैस हो जाए तो उसको क्वथनांक, बॉइलिंग कहते हैं। और गैस से अगर लिक्विड हो जाए तो उसको संघनन, कंडेंसेशन कहते हैं। सवाल अपना पूछा गया है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो जाए तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। और यदि गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाए तो उसको कहते हैं अवसादन, डिपोजिशन। यह सवाल भी पूछा गया, ये दोनों सवाल पूछा गया है। सब्लिमेशन किसको कहते हैं? जब सॉलिड से कोई चीज़ डायरेक्ट गैस में आ जाए, ऊर्ध्वपातन। फिर कहता है जब गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाए उसको कहते हैं अवसादन, डिपोजिशन। दोनों पूछा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। जैसे कि ठोस से द्रव में बदलना, इसको गलनांक कहा हम लोगों ने। बर्फ का पानी में बदलना, बर्फ पानी में बदला तो गला। फिर कहता है द्रव से ठोस में बदलना, इसको कहते हैं हिमांक। जैसे कि द्रव एक पानी है और बर्फ एक ठोस है। आगे कहता है कि द्रव से गैस, द्रव से गैस, इसको कहते हैं क्वथनांक या वाष्पीकरण, जैसे पानी का वाष्प में बदलना। फिर कहता है गैस का द्रव में, तो ये है संघनन, जल वाष्प का पानी में परिवर्तित हो जाना संघनन का उदाहरण है। अगला है ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाना, इसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन के कई महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि सबसे ज़्यादा तो पूछा जाता है या फेमस है कपूर। इसके अलावा हमें क्या क्या ध्यान में रखना है? ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, नौसादर, NH4Cl। ध्यान रखिएगा, NH4Cl, नौसादर। नौसादर, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक अम्ल, कपूर, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, मर्क्यूरस क्लोराइड। ये सारे आइटम जो हैं ये क्या दर्शाते हैं? तो ऊर्ध्वपातन के गुण को दर्शाते हैं। ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में परिवर्तित हो जाता है। और ये सारे आइटम जो हैं क्या क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, नौसादर, सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइक अम्ल, कपूर, एंथ्रासीन, नेफ्थलीन, मर्क्यूरस क्लोराइड, ये सारे जो है अवसादन को भी दर्शाते हैं, अर्थात गैस से डायरेक्ट ये सॉलिड में आ जाते हैं। देखिए गैस से सॉलिड में आ गया, इसको अवसादन कहा, डिपोजिशन कहा हम लोगों ने। एग्जाम्पल इसका क्या होगा? जो ऊर्ध्वपातन को दर्शाता है वही अवसादन को भी दर्शाता है। कहता है पदार्थों में अंतर आणविक दूरी का अगर क्रम हमसे पूछ लिया जाए, इस तरह से 4 ऑप्शन हमको सजा के दे देगा, तो ऐसे प्रश्न में हम लोग जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए, बहुत ईजी है कि अंतर आणविक दूरी जो है सबसे ज़्यादा होती है गैसों में। गैसों में सबसे ज़्यादा अंतर्वान्विक दूरी होती है, उसके बाद द्रव में, और ठोस में अंतर्वान्विक दूरी बहुत ही कम होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। वहीं अगर हमसे पूछ ले अंतर आणविक बल, तो ठोस में सबसे ज़्यादा अंतराण्विक बल होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अंतराण्विक बल द्रव्यों में होता है, और सबसे कम जो होता है यह गैस में होता है।
ठीक है। अंतर आणविक दूरी गैस में सबसे ज़्यादा, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में, और बल सबसे ज़्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, फिर गैस में, दोनों वाइस वर्सा है। कहता है पारा एकमात्र धातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है। और अगला फैक्ट है कि कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में रहने वाला एकमात्र धातु जो है ये लिथियम है। ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा जो है हमेशा द्रव अवस्था में ही रहने वाला धातु है। आगे कहता है कि जल, गंधक और फास्फोरस ये तीनों ही अवस्थाओं में पाया जाता है। मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों अवस्थाओं में पाया जाने वाला है जल, गंधक और फास्फोरस। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। इसका आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। स्टेटमेंट 1 दे देगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, और कथन 2 दे देगा कि इसका आकार निश्चित एवं आयतन अनिश्चित होता है। सही कथन को हमें छांट लेना है। तो इस तरह से अब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा। चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, इसका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। नेक्स्ट है पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। BSc एग्जाम में हमारे पूछा गया है पदार्थ की पांचवी अवस्था को क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इसका भी आकार और आयतन दोनों ही जो है ये अनिश्चित होता है। तो पदार्थ के बारे में इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने जाना। अब बात करेंगे तत्व, यौगिक एवं मिश्रण की। तत्व से भी देखिए प्रश्न बना हुआ है। समान अणु के मिलने से बना पदार्थ तत्व कहलाता है। एक समान अणु से जो पदार्थ मिल करके बनता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं। सवाल देखिए कैसे पूछा गया है कि एक ही प्रकार के जो पदार्थ होते हैं पाए जाते हैं किसमें? डैश। घटना चक्र में ये प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो ध्यान से हम लोग को 1 बाय 1 फैक्ट को कंप्लीट करते जाना है। तो हम लोगों ने देखा एक ही पदार्थ से बना हुआ, एक ही तत्व से बना हुआ या समान अणु से बना हुआ पदार्थ जो है तत्व कहलाता है, और तत्व को भौतिक या रासायनिक विधि से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है। अब तक लगभग 118 तत्व खोजे गए हैं, जिनमें कि 92 जो हैं ये प्राकृतिक तत्व के रूप में नामित हैं। तो ध्यान रखिएगा, गलत कथन या सही कथन छांटने के लिए दे सकता है आपको कि तत्व को भौतिक या रासायनिक विधि से अलग किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। कहता है सभी प्रकार के तत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? धातु और अधातु के रूप में बांट दिया गया है। बात करेंगे धातु की, तो कहता है धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में रहता है। एकमात्र धातु पारा है जो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है, और लिथियम भी जो है ये कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बात करें अधातु की, तो अधातु ठोस अथवा गैस अवस्था में रहता है, लेकिन ब्रोमीन एक अधातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में रहता है। तो अपवाद को भी हमें ध्यान में रखना है। आगे कहता है कि धातु प्रत्यास्थ एवं तन्य होता है, जबकि अधातु जो है ये भंगुर होता है, टूट सकता है ये। नेक्स्ट है धातु के बारे में कहता है कि धातु ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। अपवाद इसमें आ जाता है सीसा। जबकि अधातु के बारे में कहता है कि यह ऊष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, अर्थात इससे हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता। लेकिन अपवाद है इसमें ग्रेफाइट। नेक्स्ट अगला है कि सभी धातु इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाते हैं, और अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन बनाता है। इंपॉर्टेंट है। कहता है कि धातु अम्ल से प्रक्रिया करके हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है, और अधातु कोई भी हाइड्रोजन आयन को प्रदान नहीं करता। कहता है कि धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं डैश। तो ध्यान रखिएगा, धातु क्षारीय और अधातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय। बात करेंगे यौगिक की, तो कहता है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये अनुपात जो है ये निश्चित अनुपात में होनी चाहिए, तभी हम एक यौगिक का निर्माण कर सकते हैं। जैसे बात करेंगे H2O की, जिसमें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात देखिए 2:1 है। तो जब कभी भी हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 मिलेगा तो ही हम लोग एक जल जैसा एक यौगिक बना सकते हैं। बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:2 है। ये रेशियो जो है निश्चित है, ये फिक्स है। ये रेशियो के मिलाने पर ही हम ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे तत्वों को यौगिक कहा जाता है। अगला है अपना मिश्रण। मिश्रण के बारे में देखिए क्या कहता है कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में आप मिला दीजिए तो उसे हम लोग मिश्रण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वायु एक मिश्रण है, धुआं, बारूद, ये सभी क्या है? मिश्रण के प्रमुख उदाहरण हैं। अब देखेंगे मिश्रण को अलग करने की विधियां। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पीछे के एग्जाम में पूछा गया है, इसको अच्छे से देखेंगे।
पहला है आशवन विधि, डिस्टिलेशन प्रोसेस। क्या कहता है? तो कहता है देखिए कि आशवन विधि से उस द्रव के मिश्रण को शुद्ध किया जाता है जिसके क्वथनांक बिंदु में अंतर बहुत ही अधिक होता है। मान लेते हैं उसको ऐसे याद करने के दृष्टिकोण से कि कोई एक मिश्रण है जिसमें कि इन दोनों जिसका ये मिश्रण है उन दोनों की क्वथनांक बिंदु में डिफरेंस ज़्यादा हो, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग किस विधि से दूर करेंगे? आशवन विधि से, डिस्टिलेशन प्रोसेस से। क्यों? क्योंकि दोनों का क्वथनांक बिंदु में बहुत डिफरेंस है। ऐसे मान लेते हैं कि एक जो है 100 डिग्री पर खोल रहा है और एक 1500 पर खोल रहा है, तो वह मिश्रण या उस द्रव के मिश्रण को शुद्ध हम लोग तभी कर सकते हैं आशवन विधि से जिसके क्वथनांक बिंदु में अंतर बहुत अधिक है। क्वथनांक बिंदु मतलब वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी द्रव्य खौलने लगता है। सवाल तो ये अपने एग्जाम में पूछा गया है कि समुद्री जल का शुद्धिकरण जो है ये किस विधि से होता है, तो ध्यान रखिएगा समुद्री जल का शुद्धिकरण हम लोग आशवन विधि से करते हैं। आशवन विधि के द्वारा शुद्ध किए गए जल को डिस्टिल्ड वाटर या आसूत जल कहते हैं। ठीक है, समुद्री जल का शुद्धिकरण किस विधि से होता है? आशवन विधि से। समुद्री जल से नमक की प्राप्ति हम लोग वाष्पीकरण विधि द्वारा करते हैं, वाष्पीकरण विधि। और समुद्री जल को पीने योग्य बनाते हैं किस प्रकार से? तो क्लोरीनीकरण करके। आगे कहता है कि 4 डिग्री पर जल का घनत्व सर्वाधिक जबकि आयतन न्यूनतम होता है। 4 डिग्री पर जल का घनत्व सर्वाधिक लेकिन उसका आयतन न्यूनतम होता है, और 0 डिग्री पर जल का घनत्व न्यूनतम जबकि आयतन सर्वाधिक होता है। ध्यान रखिएगा 0 डिग्री पर जल का घनत्व न्यूनतम और आयतन सर्वाधिक, इसके उलट 4 डिग्री पर जल का घनत्व सर्वाधिक, आयतन न्यूनतम होता है। बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है। बात करें जल का शुद्धतम रूप, तो देखिए वर्षा का जल या आसूत जल ये जल के शुद्धतम रूप माने जाते हैं। वर्षा का जल भी माना जाता है शुद्ध रूप। और शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है ये 7 होता है, और इसकी खोज पीएच मान की खोज सोरेनसन ने की थी। ध्यान रखिएगा पीएच मान की खोज किसने की थी? सोरेनसन ने। अगली जो विधि है ये है प्रभाजी आसवन विधि। इसमें क्या कहता है कि प्रभाजी आसवन विधि से द्रव के उस मिश्रण को अलग किया जाता है जिसके क्वथनांक बिंदु में अंतर बहुत कम हो। ठीक है, प्रभाजी आसवन विधि हम लोग कब यूज करेंगे? तो ऐसे द्रव के मिश्रण को जो है शुद्ध करने के लिए या प्यूरिफाई करने के लिए यूज करेंगे जिस मिश्रण में जो है उनके क्वथनांक बिंदु में अंतर बहुत कम हो, तो हम लोग यूज करेंगे प्रभाजी आसवन विधि। और जबकि क्वथनांक बिंदु में अंतर बहुत ज़्यादा हो तो हम लोग यूज करते हैं आशवन विधि। देखिए प्रभाजी आशवन विधि के द्वारा पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किया जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सवाल आपसे पूछ लेगा कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण किस विधि द्वारा किया जाता है। ऑप्शन में आपको मिलेगा आशवन विधि, प्रभाजी आशवन विधि, क्रिस्टलन विधि और XYZ को एक विधि दे देगा। तो ध्यान रखिएगा कि पेट्रोलियम का शुद्धिकरण हम लोग प्रभाजी आसवन विधि से करते हैं। बात करेंगे HCl की, तो देखिए नोट्स में है, वो सर ने बीच में बताया था। तो HCl इसका pH मान 0.1 से 1.5 होता है, 0.5 से 1.5। यह काफ़ी एक प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। हमारे आमाशय में पेप्टिक ग्लैंड गैस्ट्रिक से निकलता है और भोजन को खराब होने से ये बचाता है। बात करें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कई बार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र पूछा गया है, रासायनिक नाम पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इसका pH मान 10 से लेकर के 10.5 तक होता है। यह क्वेश्चन भी आपको बिहार दरोगा में पूछा गया था। अगला है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसका pH मान 14 होता है, तो ध्यान रखिएगा। अगली जो अपनी विधि है ये है ऊर्ध्वपातन विधि। क्या कहता है? देखिए इस विधि के द्वारा उस ठोस के मिश्रण को अलग किया जाता है जिसे उष्मा देने पर बिना द्रव अवस्था में बदले ही वह गैस में बदल जाता है, और उष्मा उससे निकाल देने पर बिना द्रव अवस्था में बदले ही गैस जो है ठोस में बदल जाता है, जो कि हम लोगों ने पीछे देखा, ऊर्ध्वपातन और अवसादन। तो 3 विधि हम लोगों ने अभी तक देखा है। पहला क्या देखा? पहला हम लोगों ने देखा आशवन विधि। ठीक है, आशवन विधि में हम लोगों ने क्या देखा था कि इस विधि के द्वारा उस मिश्रण या उस द्रव के मिश्रण को अलग किया जाता है जिनके क्वथनांक बिंदु में अंतर बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, ये हम लोगों ने ये आशवन विधि यूज करते हैं हम लोग समुद्री जल के शुद्धिकरण में। अगला अपना विधि था प्रभाजी आशवन। ये क्या था? तो इसके द्वारा उस मिश्रण के द्रव को शुद्ध किया जाता है जिसके क्वथनांक बिंदु में अंतर बहुत कम हो।
जैसे पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, ये है ऊर्ध्वपातन। अगली जो विधि है इसमें क्या होता है कि अगर आप हीट देते हैं तो कोई भी ठोस डायरेक्ट जो है गैस में बदल जाता है। अगर आप हीट उससे एब्जॉर्ब कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो कोई भी गैस लिक्विड में आए बिना सॉलिड में चेंज हो जाता है। इसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आगे देखेंगे क्या कहता है कि ऊर्ध्वपातन विधि से निम्न पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है। तो ध्यान रखिए, कपूर है, नेफ्थलीन है, नौशादर है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सैलिसिलिक एसिड, आयोडीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक अम्ल, मर्क्यूरस क्लोराइड। तो ये सभी जो हैं ये ऊर्ध्वपातन के गुण को दर्शाते हैं। इसके अलावा ये ही चीज़ अवसादन को भी दर्शाते हैं। अगली जो विधि है ये है क्रिस्टलन विधि। कहता है कि इस विधि के द्वारा अकार्बनिक पदार्थों में उपस्थित अशुद्धि को अलग किया जाता है। पहला ही लाइन से सवाल आपका बनेगा और बन चुका है कि अकार्बनिक पदार्थों में उपस्थित अशुद्धि को किस विधि से दूर किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये विधि है क्रिस्टलन विधि। क्रिस्टलन विधि में क्या करते हैं, तो अकार्बनिक पदार्थ में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग दूर करते हैं। कहता है कि क्रिस्टलन विधि मुख्य रूप से ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि मुख्य रूप से ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये विधि है क्रिस्टलन विधि। जैसे कि कॉपर सल्फेट से कॉपर का शुद्धिकरण या जिंक सल्फेट से जस्ते का शुद्धिकरण, ये सब हम लोग किससे करते हैं, तो क्रिस्टलन विधि से। इस विधि का मुख्य रूप से हम लोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने में, उससे अशुद्धि को दूर करने में यूज करते हैं क्रिस्टलन विधि का। समुद्री जल से हमें जो नमक प्राप्त होता है, इसमें भी क्रिस्टलन विधि का ही यूज हम लोग करते हैं। अगला फैक्ट है कॉपर सल्फेट, इसको नीला कसीस, और जिंक सल्फेट को उजला कसीस कहा जाता है। नीला थोथा, उजला थोथा, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगली जो विधि है ये है वर्ण लेखन विधि, क्रोमेटोग्राफी। वर्ण लेखन विधि, ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है। क्या है इस विधि में, देखते हैं। तो कहता है इस विधि के द्वारा प्राकृतिक रंग के विभिन्न घटकों को अलग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किस विधि के द्वारा प्राकृतिक रंगों के विभिन्न घटकों को अलग किया जाता है, वर्ण लेखन विधि या क्रोमेटोग्राफी के द्वारा। इसके अलावा देखिए स्याही के विभिन्न घटक या हरी सब्जी से, ये सवाल पूछा गया था, हरी सब्जी से रंगों को अलग किस विधि से करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखन विधि के द्वारा ये हम लोग रंगों को अलग अलग कर पाते हैं। ये थी कुछ प्रमुख विधियां। अब देखेंगे रासायनिक पदार्थ के व्यापारिक नाम और उनके रासायनिक सूत्र, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। इसमें से अधिकतर फॉर्मूले आपको याद होंगे, लेकिन 2-4 जरूर ऐसे होंगे जो कि आप कंफ्यूज करते होंगे। तो कंफ्यूज वाले को आप जो है कहीं पर लिख के बार बार उसको पढ़िए। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चन गलत हो जाता है, वो ही हमें रोक के रखता है। इसलिए आसान क्वेश्चन को हमें गलत नहीं करना है। पहला है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, सूत्र है NaCl। अगला है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए बेकिंग और बाई आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा, इसका सूत्र है NaHCO3। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, धोवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगला है कास्टिक सोडा, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। कास्टिक सोडा का यूज़ हम लोग जो है कपड़े धोने वाले साबुन में करते हैं। और कास्टिक पोटास जो होता है KOH, इसका प्रयोग मृदु साबुन या नहाने वाले साबुन में यूज़ किया जाता है। तो ध्यान रखना है कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अगला है चिली साल्टपीटर, बहुत बार पूछा गया है, सोडियम नाइट्रेट, चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3, NaNO3 चिली साल्टपीटर सोडियम नाइट्रेट। नेक्स्ट है बोरेक्स, जिसको कि सुहागा भी कहते हैं। इसका सूत्र है Na2B4O7 × 10H2O, Na2B4O7 × 10H2O। ये किसका सूत्र है, बोरेक्स या फिर सुहागा का। नेक्स्ट है सोडा एस, सोडियम कार्बोनेट, इंपॉर्टेंट है, सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडा एस भी कहते हैं। इसका सूत्र है Na2CO3। अगला है ग्लोबर साल्ट, जिसका नाम है सोडियम सल्फेट। ग्लोबर साल्ट का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम सल्फेट। सूत्र देखिए Na2SO4 × 10H2O। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लोबर साल्ट का सूत्र क्या है, तो ध्यान रखिएगा Na2SO4 × 10H2O।
अगला आ जाता है हरा कसीस, फेरस सल्फेट। बहुत बार पूछता है नीला थोथा, उजला थोथा, पीला थोथा, मतलब पीला नहीं लाल वगैरह ये सब पूछता है, तो ध्यान रखना है कि हरा थोथा या हरा कसीस, फेरस सल्फेट, ZnSO4 इंटू 7H2O। हरा कसीस, फेरस सल्फेट। फेरस कैसा है? हरा है। फेरस आपको ध्यान रखना है, फेरस कैसा है? हरा है। FeSO4 इंटू 7H2O। फिर कहता है मैग्नीशियम सल्फेट, इप्सम साल्ट, MgSO4 इंटू 7H2O। बहुत बार सवाल पूछा गया है इप्सम साल्ट का सूत्र, तो ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम सल्फेट को ही इप्सम साल्ट कहते हैं, जिसका सूत्र है MgSO4 इंटू 7H2O। हरा कसीस, फेरस सल्फेट, FeSO4 इंटू 7H2O। अगला है सफ़ेद थोथा या सफ़ेद कशिश, तो ध्यान रखिएगा जिंक सल्फेट। दो बातें हमें ध्यान में रखनी है, क्या कि हरा होता है फेरस, फेरस का रंग कैसा है? हरा, और जिंक का रंग है उजला, जिंक उजला। तो ध्यान रखिएगा सफ़ेद कशिश या उजला थोथा, जिंक सल्फेट, ZnSO4 इंटू 7H2O, ZnSO4 इंटू 7H2O, जिंक सल्फेट उजला थोथा। अगला है नीला कशिश या नीला थोथा, जिसको कि कॉपर सल्फेट कहते हैं। कॉपर तांबे के ऊपर एक नीली नीली परत जमी हो जाती है कुछ दिन उसको छोड़ देने के बाद, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। सूत्र है CuSO4 इंटू 5H2O। यहाँ पर 7H2O नहीं है, तो इसको ध्यान में रखना है। ये जितना भी थोथा, ग्लोबल साल्ट, इप्सम साल्ट, ये सब बहुत बार पूछा जाता है। अगला है जिप्सम, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 इंटू 2H2O। कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक नाम और जिप्सम का रासायनिक नाम, हाइपो का, ये सब बहुत पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जिप्सम का। फिर कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू हाफ H2O या फिर 2CaSO4 इंटू H2O, ये दोनों में से कोई एक। अगला है हाइपो। सवाल पूछता है कि हाइपो का रासायनिक जो है ये नाम क्या है, तो इसको कहते हैं सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो को क्या कहते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। सूत्र है Na2S2O3 इंटू 5H2O। थोड़ा टफ है लेकिन 4-5 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। Na2S2O3 इंटू 5H2O। हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। सूत्र है Na2S2O3 इंटू 5H2O। इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट है लाल दवा। लाल दवा है डैश, सीधा पूछता है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, कास्टिक पोटास KOH, जिसका कि प्रयोग नहाने वाले साबुन में होता है। अगला देखिए सोरा या नाइटर, ये क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। सोरा या नाइटर क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। सूत्र है KNO3। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, CaOCl2। अगला है चूने का पानी, पानी है तो हाइड्रोक्साइड है, ध्यान रखिएगा। चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी। नेक्स्ट है बिना बुझा हुआ चूना, तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जो शायद इस बार ही एग्जाम में पूछा गया था। अगला है चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र बिहार दरोगा में पूछा गया था। अगला है नौशादर, नौशादर ध्यान रखिए अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और ये नौशादर जो है ऊर्ध्वपातन के गुण को भी दर्शाता है। इसके अलावा बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, मर्क्यूरियस क्लोराइड, कपूर, ये सब भी ऊर्ध्वपातन के गुण को दर्शाते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या है? तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ जाना डिपोजिशन या अवसादन कहलाता है। अगला है लाफिंग गैस, लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2, खोजा था, इसकी खोज की थी प्रिस्टली ने, ध्यान रखिएगा। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला है लिथार्ज, मतलब लेड ऑक्साइड PbO। लिथार्ज है डैश, तो ध्यान रखिएगा लेड ऑक्साइड है। घटना चक्र में ये सब क्वेश्चन आपको भरा हुआ मिलेगा। नेक्स्ट है लेड सल्फाइड, गैलिना को लीड सल्फाइड कहते हैं। सूत्र है PbS। गैलिना को क्या कहते हैं? लीड सल्फाइड। सूत्र है PbS। लिथार्ज को क्या कहते हैं? लेड ऑक्साइड PbO। नमक का अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड, नमक का अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड।
सोरे का अम्ल नाइट्रिक अम्ल HNO3। सवाल आपसे पूछ सकता है कि सोरे का अम्ल है डैश, तो ध्यान रखिएगा HNO3 नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl, इसका दूसरा नाम म्यूरेटिक अम्ल भी है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि म्यूरेटिक अम्ल का सूत्र है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला है बॉक्साइट। बहुत बार पूछता है कि बॉक्साइट जो है का सूत्र क्या है या किसका अयस्क है, तो ध्यान रखिएगा हाइड्रेट्स एल्यूमिना। बॉक्साइट क्या है? हाइड्रेट्स एल्यूमिना Al2O3 इंटू 2H2। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हॉर्न सिल्वर, इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड AgCl। हॉर्न सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड AgCl। अगला है कैलोमल मर्क्यूरिक क्लोराइड Hg2Cl2। ऐसे याद रखना है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, मरकरी भी है क्लोराइड भी है, Hg2Cl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड को कैलोमल कहते हैं। अगला है कोरोसिव सप्लीमेंट। कोरोसिव सप्लीमेंट किसको कहते हैं? तो मर्क्यूरस क्लोराइड को कहते हैं HgCl2। वर्मिलियन किसको कहा जाता है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड को HgS। वर्मिलियन मर्क्यूरिक सल्फाइड। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम D। ये देखिए पूछा गया अपना कार्बोरेंडम, तो सिलिकॉन कार्बाइड को कहते हैं कार्बोरेंडम। सूत्र है SiC। मार्स गैस मीथेन CH4। गैमेक्सिन, तो ये है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इंपॉर्टेंट है गैमेक्सिन बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6 C6H6Cl6 C6H6Cl6। ये क्या है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, इसका नाम गैमेक्सिन है। अगला है फास्जीन कार्बोनिल क्लोराइड। फास्जीन कार्बोनिल क्लोराइड COCl2। नेक्स्ट है कार्बोलिक अम्ल फिनॉल। कार्बोलिक अम्ल फिनॉल का सूत्र बहुत बार पूछा है C6H5OH। फिनॉल C6H5OH। अगला है एल्कोहल इथाइल अल्कोहल C2H5OH। ये सब बहुत बार पूछता है, C2H5OH इथाइल अल्कोहल एल्कोहल। नेक्स्ट है वुड स्पिरिट। वुड स्पिरिट का जो रासायनिक नाम है यह है मिथाइल अल्कोहल। सूत्र है CH3OH। मंड स्टार्च का सूत्र देखिए, यह है C6H10O5। स्टार्च मंड का सूत्र क्या है? C6H10O5। अगला है यूरिया। यूरिया का नाम है कार्बामाइड। कार्बामाइड सूत्र है NH2CONH2। दोनों साइड NH2 बीच में CO। नेक्स्ट क्लोरोफॉर्म का सूत्र पूछा है, तो पहले इसका नाम देखते हैं। यह है ट्राइक्लोरोमीथेन। सूत्र है CHCl3। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3। अगला है फिटकरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। फिटकरी का नाम क्या है? पोटेशियम है, एल्युमिनियम भी है, इसमें सल्फेट भी है K2SO4 Al2SO4 होल 3। ये सब एक बार में याद नहीं होता, बार बार इसको पढ़ना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। फिटकरी का नाम क्या है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 होल 3। नेक्स्ट है मिक MIC या मिथाइल आइसोसाइनाइड CH3NC। मिथाइल आइसोसाइनाइड भोपाल गैस त्रासदी में ये हुआ था। नेक्स्ट है जल गैस। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और H2। बहुत बार पूछता है जल गैस, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, ये सब पूछता है, ध्यान रखना है। तो जल गैस क्या है? CO+H2 और प्रोड्यूसर गैस क्या है? CO+N2। फ्रियोन डाइफ्लोरोकार्बन CF2Cl2। फ्रियोन का रासायनिक नाम क्या है? डाइफ्लोरोकार्बन। अगला है ऑयल ऑफ विट्रियोल। किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को क्या कहते हैं? ऑयल ऑफ विट्रियोल। तो ये था लेसन 1। उम्मीद है आपका अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये कंप्लीट हो गया आपका ये चैप्टर पूरी तरह से। इसको अधिक से अधिक प्यार दीजिए, फिर हम लोग 1 बाय 1 सभी लेसन को कंप्लीट कर लेंगे।